तो बच्चों इसके पहले लेक्चर में हमने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ लिया था, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अभी। और आज जो मैं बताऊंगा दैट इज फजाल्स रूल, जिससे कि आप किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में क्या कर सकते हो बोलो, कितना वो कोवेलेंट या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, ये जान जाओगे आप, ठीक है ना, कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है किसी आयनिक कंपाउंड में, कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, या कैसे रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर उससे जानेंगे हम, ठीक है, किसी गिवन ग्रुप में। और उसके बाद लैटिस एनर्जी और फिर हाइड्रेशन एनर्जी बताऊंगा। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग ऐसा लिखो आप, स्मॉलर केटायन and larger anion makes more covalent character। अब इसका अपोजिट नहीं लिख देंगे कि भाई, तो फिर क्या होगा, अगर लार्जर केटायन होगा और स्मॉलर एनायन होगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली आयनिक होगा। ये सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं बोलो, हाँ, एक याद रहेगा तो फिर जस्ट उसका ऑब्वियसली अब इसका अपोजिट होगा तो जान जाओगे, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन मेक्स मोर कोवेलेंट। अब ये कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट मतलब तभी, कोवेलेंट कंपाउंड वही होते हैं ना जिसमें शेयरिंग हो। अगर कोवेलेंट का मतलब जिसमें जो उसमें जो भी एटम प्रेजेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या बोलो, शेयरिंग हो। कोवेलेंट कैरेक्टर ये होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूं कि ये लिथियम आयोडाइड की बात कर रहे हैं, या रिलेटिव में यहां देखता हूं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, और लिथियम आयोडाइड। अब इसमें आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर या फिर आयनिक कैरेक्टर जो भी है। तो इसमें आप बोलो कैसे बताओगे, इसमें केटाइन तो कॉमन है ना, और मैंने क्या बोला है कि स्मॉलर केटाइन एंड लार्जर एनायन, ऐसा बोला है। तो अब इसमें क्या देखोगे, केटाइन तो कॉमन है इसमें, तो अब कैसे इसमें डिसाइड करोगे आप, एनाइन के बेसिस पे। तो इसमें सबसे बड़ा एनाइन कौन सा दिख रहा है आपको, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बोलो, अगर मैं लिखूंगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसके अकॉर्डिंग जो ये रूल कह रहा है अभी, सिर्फ कोवेलेंट नेचर, ये सिंपल में बोलो कोवेलेंट नेचर क्या होगा बोलो, ऐसा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो लेकिन ये होगा कैसे, तो इसमें दो टर्म आपको जानना पड़ेगा। जो केटायन है उसका एक टर्म होता है बेटा, क्या बोलो, पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर किसका टर्म है, ये किससे रिलेटेड है बोलो, जैसे मैं कहूंगा रिड्यूसिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए है, तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसकी प्रॉपर्टी है बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनर की कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की, डोनर की, हाँ डोनर की। ऐसी पोलराइजेशन पावर की बात है तो ये किसका है बोलो, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। मतलब पोलराइजेशन पावर टर्म आ गया ना, तो ये है ही किसका टर्म, मतलब पोलराइजेशन पावर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केटायन। तो ये है क्या, और एक टर्म और है पोलराइजेबिलिटी, वो भी अभी नेक्स्ट टर्म बताता हूं। तो पोलराइजेशन पावर का क्या मतलब है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी केटायन टू क्रिएट डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो एनायन का है उसको अपनी तरफ क्या करना बोलो, खींचना, डिस्टॉर्शन करना, मतलब ये। तो कब कोई केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब चार्ज डेंसिटी उसमें ज्यादा होगी या कम होगी बोलो, स्मॉलर केटायन होगा या लार्जर केटायन होगा,
लार्जर केटायन होगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी ना। अगर मैं कहता हूं लिथियम प्लस या फिर सीजियम प्लस Na प्लस K प्लस, तो एक्चुअली पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन मीन्स क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दूंगा, साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन। केटायन जितना छोटा होगा, तो मैं कभी भी चार्ज डेंसिटी कब ज्यादा होगी आप बताओ मुझे, चार्ज डेंसिटी तब ज्यादा होगी ना जब वो कम सरफेस एरिया पे चार्ज हो, और चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो फिर अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। तो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब वो कम एरिया में होगा, तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही तो बताया था तुम लोगों को, दुष्ट हो क्या, तुम लोगों को ये भी तो बताया था मैंने, नॉलेज अट्रैक्ट्स नॉलेज, फिर मनी अट्रैक्ट्स मनी, ऐसा करके बताया ना था मैंने। अच्छा नहीं बताया था क्या निशिका, बताया था ना मैंने, ऑर्डर कैसे क्या बात कर रहे हो, मैंने बिल्कुल बताया था, पूरा ऐसे बोला था ना मैंने कि मैंने कहा नॉलेज अगर तुम्हारे पास एक लेवल तक का नॉलेज हो जाएगा फिर और ज्यादा अट्रैक्ट, ऐसे फिर मास अट्रैक्ट मास, ऐसे बोला था ना मैंने। तो डेंसिटी तुम खुद सोचो ना, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं 10 यूनिट कूलम, 10 कूलम पॉजिटिव यूनिट, उसको हथेली इतना सरफेस एरिया पे, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पूरे रूम में बिखेर दूं 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, फिर पॉजिटिव चार्ज को या जो इलेक्ट्रॉन है या फिर निगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो पोलराइजेशन पावर किस पे डिपेंड करता है बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। हाँ, तो ये जैसे अगर मैं लिखता हूं लिथियम प्लस सोडियम अब बोलो इसमें चार्ज डेंसिटी बोलो, सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसमें होगा, लिथियम प्लस, अरे छोटा है नहीं ये लिथियम प्लस, तो अगर साइज छोटा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो यही तो ये पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन यही है क्या है बोलो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन बोल दो, या फिर आप क्या बोल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसकी चार्ज डेंसिटी, जब केटायन की बात हो रही है तो किस चार्ज की बात होगी बताओ, अरे जब केटायन की बात हो रही है तो किस चार्ज की बात हो रही है, तो अंडरस्टूड है ना, वो तो पॉजिटिव की ही बात हो रही है ना बेटा। हाँ, तो आप ऐसा पहले इसका डिफिनेशन लिखो, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी केटायन, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी केटायन टू क्रिएट डिस्टॉर्शन, to create distortion in electronic cloud of anion. It is the capacity of it is capacity of any cation to create distortion in electronic cloud of any anion. Electronic cloud of any anion. Yes, sir. या फिर ये भी बोल सकते हैं ना, इट इज कैपेसिटी ऑफ एनी केटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन।
पोलराइजेशन पावर का मतलब समझे क्या? अरे डिस्टॉर्शन का मतलब समझते क्या? पहले तो ये मुझे बताओ दोस्तों। हाँ सर। ये है, मैं ऐसे अभी मुक्का मार दो, रुको तुम। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, अभी ऐसे है बस, ठीक है। नो, अब Li प्लस नहीं, अभी देखो इन द एब्सेंस ऑफ केटाइन ये हो गया। जब Li प्लस की एंट्री होगी, Li प्लस की एंट्री हो गई या कोई भी जो भी है, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का ऐसा होगा। देखो ये मतलब इलेक्ट्रॉन किधर किधर अट्रैक्ट हो गया बोलो। तो अब तुम कहोगे सर ने अभी डिस्टॉर्शन बोला था, उसका क्या मतलब? ये डिस्टॉर्शन है, इट इज डिस्टॉर्शन, मैंने लिखा है ना, इट इज कैपेसिटी ऑफ। तो मैं कह रहा हूं इस लिथियम की जगह मैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ भी भेजूं, तो ये जो डिस्टॉर्शन है वो सबसे ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टॉर्शन, मतलब जो जो न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन है, उसका उस इलेक्ट्रॉन में डिस्टॉर्शन या उसको अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट कर पाएगा ज्यादा? जो सबसे छोटा केटायन होगा। क्या होगा? स्मॉलर केटायन। बोलो, क्योंकि स्मॉलर केटायन की चार्ज डेंसिटी क्या है बोलो? ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा मतलब पोलराइजेशन पावर ज्यादा होना, ठीक है ना। तो मेक क्रिएट डिस्टॉर्शन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ दिस, इन द एब्सेंस ऑफ केटायन दिस। बोलो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, हेलो हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। तो अब ये हो गया। अब एक और टर्म है दैट इज, तो ये तो मैंने देखो क्या किया, अभी जो मैंने बताया हुआ है उसमें सिर्फ मैं केटाइन की बात कर रहा हूं। तो अब मैं अभी एनाइन की बात फिक्स कर दूं, एनाइन की जो पोलराइजेबिलिटी है उसकी बात फिक्स कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर की बात, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं से, क्योंकि केटाइन की केवल बात हुई है, मैं LiX NaX, हाँ बोलो, इसमें बोलो कोवेलेंट कैरेक्टर बोलो। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा फटाक से बोलो। हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें बोलो क्या होगा फिर? सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें? एनाइन तो कॉमन है ना। यस सर। तो एनाइन कॉमन है, बस सब क्या करना है आपने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बोलो सबसे छोटा कौन सा केटाइन है? अरे क्या क्या कुछ भी बोलोगे कि मतलब ये ग्रुप में नीचे जाने पे तो दुष्ट को मोड़ दूंगा मैं भी। बेरिलियम, अब बोलिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। जानते हो ना ग्रुप में नीचे जाने पे साइज क्या होगा? एक एक सेल। हाँ, तो अभी तो मैंने एनाइन फिक्स किया हो ना, इसमें एनाइन कौन सा है? कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट। बेरिलियम सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब बोलो सबसे, तो मैंने ये तो लिखा स्मॉलर केटाइन, लार्जर एनाइन। लार्जर एनाइन क्या? अब एनाइन की बात ही मत करो, एनाइन तो कॉमन कर दिया ना मैंने, एनाइन तो कॉमन है ना यार सब में। तो सबसे ज्यादा जिसमें छोटा केटाइन होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बोलो? ज्यादा होगा। ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूं बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम मैग्नीशियम। अब क्या बार बार एक ही चीज, क्या मतलब? बेरिलियम, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट, और फिर ये स्ट्रांसियम सल्फेट। अब बोलो क्या होगा भाई? बेरिलियम, ये क्या कुछ बात पता चल रही कि नहीं आप लोगों को? बोलो। स्मॉलर केटाइन मेक्स मोर कोवेलेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दैट इज शेयरिंग। मतलब तुम अगर एनाइन हो एंड आई एम ए स्मॉलर केटाइन, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तुम्हारा अपनी तरफ, मतलब एनाइन। व्हाट इज आयनिक कैरेक्टर? आयनिक कैरेक्टर मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है बोलो? जो केटाइन और जो एनाइन है वो इंडिपेंडेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा बोलो?
ऐसा इस फॉर्म में केटायन, ये जो केटायन है C+ की तरह एनायन A-, और इनके बीच में कैसा फोर्स होना चाहिए, कोलम्बिक, ऐसा होता है आयनिक वाला नेचर। क्या होता है बोलो, आयनिक नेचर। लेकिन इसी में अगर क्या होगा, जो केटायन है वो स्मॉलर है, तो ये इस तरह से कोलम्बिक फोर्स नहीं रहेगा, इसमें फिर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा बोलो, अट्रैक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, एंड देयर विल बी शेयरिंग टेंडेंसी। क्या हो जाएगी बोलो, और तुम बताओ अगर शेयरिंग होता, शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है ना। यस सर। हाँ, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डन है ये केटायन एनायन, मतलब ये अभी केटायन के रिस्पेक्ट में बताया मैंने। अब हम बात करें, पहले नोट करो दोस्तों जल्दी से। डन सर। अब जो टर्म है दैट इज पोलराइजेबिलिटी। ये जो पोलराइजेबिलिटी होती है ना, ये किसकी होती है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ये किसकी प्रॉपर्टी है, एनायन की प्रॉपर्टी है। ये क्या है, तो आप ऐसे लिखो, इट इज कैपेसिटी ऑफ एनी एनायन, it is the capacity of any anion to share its electronic cloud. It is capacity of any anion to share its electronic cloud, to share its electronic cloud with cation. with क्या लिखा आपने, हाँ, विद केटायन। हाँ, अब ये मैंने लिखा है, ये लिखा मैंने फ्लोराइड, ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड, और ये आयोडाइड। ओके, चलो अब मुझे बताना, अगर आप केटायन हो, तो आपने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है ना, बोलो। तो आप मुझे बताओ, अगर आप केटायन हो तो आप ये आपको कौन सा जो एनायन है वो इजिली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो, शेयर कर सकता है। देखो वापस बोलना, ये कौन सा एनायन आपको इलेक्ट्रॉन इजिली शेयर कर सकता है, जो लार्जर एनायन है और स्मॉलर एनायन है। लार्जर क्यों, क्योंकि जो स्मॉलर है उसमें क्या है बोलो, स्मॉलर वाले पे बोलो क्या होगा, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे होल्ड कैसा है बोलो, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यस या नो, इसमें इलेक्ट्रॉन ये बड़ा है ना थोड़ा, तो इसमें होल्ड उतना नहीं स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है बोलो, वीक है। ठीक है ना, इसमें क्या है बोलो, स्ट्रॉन्ग होल्ड है या वीक होल्ड है बोलो, सबसे वीक होल्ड किस पे है बोलो भाई, हाँ वीक। तो फिर बोलो, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या कर सकता है, बोलो क्या कर सकता है, इजिली शेयर कर सकता है कि नहीं बोलो। तो इसलिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ बोलो, तो पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। यस या नो, किसी को इसमें डाउट है? तो दो टर्म पता चला आपको, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर। ये दोनों टर्म कब ज्यादा होते हैं, पोलराइजेशन पावर केटायन की प्रॉपर्टी है, वो कब ज्यादा होगी, जब केटायन स्मॉलर होगा। अब पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी है जब एनायन क्या होगा बोलो, बड़ा होगा। एनायन बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे होल्ड क्या होगा बोलो, वीकर होगा। बोलो यस या नो। हाँ, ये नोट कर लो। अब जैसे मान लो मैं इसमें बोलूं कि सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड की तो खैर बात ही नहीं करते, NaX पोटेशियम रोडियम। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, एनायन ही वो कर दिया ना, केटायन फिक्स कर, NaF NaCl
NaBr हाँ अब बोलो। अब मैंने केटाइन फिक्स कर दिया भाई, बोलो अब एनाइन का साइज क्या हो रहा है, बोलो बड़ा हो रहा है ना, तो बोलो कोहेरेंट कैरेक्टर बोलो। एनआईएन का सबसे ग्रेटेस्ट बीआर का फिर सीएफ फिर ये हो जाएगा ऑर्डर। जी सर। Yes, sir. इससे भी सेम हो जाएगा ये। जी सर। तो एज द साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेस कोवेलेंट कैरेक्टर, बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। तो स्मॉलर केटाइन एंड लार्जर एनाइन मेक्स मोर कोवेलेंट। Yes. ओके डन है, नोट कर लिया? हाँ सर। नोट कर लिया ना, ठीक है। अब बात करेंगे हम, क्या बोलो, लैटिस एनर्जी। थर्ड टर्म जो है अपना क्या है बोलो, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी सुना आपने, बोलो लैटिस एनर्जी, Yes, sir. जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखा जाए तो कुछ नहीं है बोलो, आप इसे दो तरह से बोल सकते हो। एक मोल लैटिस के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी क्या हो बोलो रिलीज हो, या इसका जस्ट अपोजिट बोल सकते हो, एक मोल लैटिस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी क्या है बोलो रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? तो अब लैटिस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली केटायन एनायन वाली बात होगी, मतलब लैटिस, यहाँ पे आयनिक लैटिस की बात हो रही है, क्योंकि ये यू जो होगा ना, यू का जो ये कैलकुलेट करोगे, ये बिल्कुल ही वैसी है जो पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते हो इलेक्ट्रोस्टैट में। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो? फोर्स इंटू डिस्टेंस करते हो ना, अरे Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इंटू R, हाँ सर। तो क्या आता है Q1 Q2 अपन R आ जाता है कि नहीं बोलो? जी सर। तो ये होता है माइनस, ये लिख दो QC इंटू QA। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को उसमें कैसे डिफाइन करते हो आप बोलो? वन मोल यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट, पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से Yes, sir. इसको बाहर ले जाने में एक जो- फाइनाइट डिस्टेंस पे जो वर्क करना पड़ता है उसे, Yes. उसी को कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी। आप जो भी डिफाइन करते हो RC, ये हो जाएगा RC प्लस RA। यहाँ पे QC मतलब क्या होगा बोलो? QC मीन्स चार्ज ऑन केटाइन। हाँ, चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन। तो जैसे मान लो अगर मैं NaCl की लैटिस की बात कर रहा हूं ना, तो एक मोल Na प्लस एक मोल Cl माइनस को एक फाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पे लाने के लिए जितना वर्क करना होगा, दैट इज लैटिस एनर्जी। और वो वर्क जो होगा, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा एक्चुअली, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q पास में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी, अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी कि रिलीज होती है ना बोलो? Yes, sir. अट्रैक्शन ऑलवेज मिनिमाइज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ना, Yes, sir. रिपल्सन हमेशा क्या करता है बोलो, मैक्सिमाइज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये चार्ज ऑन क्या हो गया बेटा, एनायन, ये हो गया चार्ज ऑन एनायन। और ये RC RA मतलब निश्चित बोलो, समझ गए ना? R क्या डिनोट करता है बोलो, रेडियस। तो अब ये क्या, रेडियस ऑफ आयंस, रेडियस ऑफ आयन, अब वो केटायन एनायन जो भी है, ठीक है ना? तो ये लैटिस एनर्जी का ये फार्मूला हो गया। ऐसे ये तो कांस्टेंट वाला है ना? के तो कांस्टेंट है, वो तो के होता है ना उसमें, जानते ही हो। तो अब इसमें मैं अगर बोलूं कि कैसे डिफाइन करोगे, तो लिखो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of lattice, energy released during the formation of 1 mole ionic lattice
या फिर अपोजिट क्या बोल सकते हो इसका, ये अभी मैंने जो बोला वो माइनस में है, ऑलरेडी लैटिस बना हुआ है, फिर उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको भी तो क्या बोलोगे, बोलो लैटिस एनर्जी बोलोगे ना। हाँ सर, वो कौन सा डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्लीवेज ऑफ वन मोल लैटिस। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो कि नहीं। हाँ और जब लैटिस ऑलरेडी बना होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगी उसको लैटिस, उसको क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी। जब फॉर्मेशन होगा फिर एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज, सर, बस केवल डिफरेंस कहां पे आएगा बोलो, जब तुम लैटिस फॉर्म करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब तुम ब्रेक करोगे तो एनर्जी क्या है बोलो, डोनेट करनी पड़ेगी। Yes. निशिका है, यस या नो। तो ये लैटिस एनर्जी में जो वेरिएशन होगा ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होगा बोलो। अगर मैं लिखता हूं यहां पे लिथियम हैलाइड, अभी साइज से बता देना, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे, ये चार्ज। तो लिथियम हैलाइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अब बोलो ग्रुप में नीचे जाने पे लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी क्योंकि रेडियस बढ़ेगा। हाँ बोलो, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ना, यस सर। तो ऐसा लिखो, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन ये चीजें तब रहती है, जनरली ऐसा होगा, लेकिन कई केस में ऐसा नहीं होगा। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसमें कोई बात नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, ठीक है। लेकिन कई केसेस में लैटिस एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन वो चलो हम बाद में भी देखते हैं अभी। लेकिन पहले मुझे बताओ, अब लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, डोंट यू थिंक किसी भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट भी या थर्मल स्टेबिलिटी भी लैटिस एनर्जी से डिफाइन होगा कि नहीं। किसी लैटिस को फॉर्मेशन करने में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब वो लैटिस क्या बना है, स्टेबल लैटिस बना है या अनस्टेबल लैटिस बना है, Stable. स्टेबल। या मैं कहता हूं किसी लैटिस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मोर थर्मल एनर्जी, मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बोलो, इसका मतलब अनस्टेबल है, उसका इसका मतलब वो स्टेबल है और मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है बोलो, ज्यादा है। तो लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड और मेल्टिंग पॉइंट और थर्मल स्टेबिलिटी कैसे रिलेटेड हुए एक दूसरे से, Directly. तो आप ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट is directly proportional to lattice energy, magnitude of lattice energy. Thermal stability or melting point is directly proportional to magnitude of lattice energy. अब बोलो, जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा बोलो, मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होगा कि नहीं। और thermal का भी, yes. तो ये ऑर्डर जो आपने लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखा है वही मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं ये जनरली होगा ऐसा, लेकिन कहीं कहीं वेरिएशन होगा, नहीं फॉलो होगा ये ऑर्डर। वो कहां पे नहीं फॉलो होगा वो मैं अभी आपको जस्ट बताने जा रहा हूं। पहले आपने ये नोट कर लिया, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। No, sir. इन जनरल आपको ये पता चल रहा है ग्रुप में नीचे जाने पे लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, Yes, sir. लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी बोलो, डिक्रीज होगी, बोलो Yes, sir. यस। लेकिन व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन, इन केस ऑफ लार्जर एनायन। तो इन केस ऑफ लार्जर एनायन क्या होगा, देखो क्या, अगर मैं कहता हूं इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन, ऐसे एनायन देखो, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन और लार्जर एनायन,
जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कार्बोनेट की बात कर लें, हम सल्फेट की बात कर लें, ये कैसे एनायन है बोलो, सब लोग फटाफट पार्टिसिपेट करते हैं, मैं दांत तोड़ देता हूँ मैं। ये नाइट्रेट या फिर फॉस्फेट, बोलते जाओ तुम लोग, बोल क्यों नहीं, सो रहे क्या दुष्टों। नहीं सर, ऑक्सीलेट, ये कैसे एनायन है, या आयोडाइड भी, आयोडाइड भी कैसा है, वो भी आयोडाइड भी तो बड़ा ही है ना, आयोडाइड भी तो बड़ा ही है। ये आपको ऐसा लगता है कि ऐसे एनायन के केस में जो बड़े बड़े एनायन हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि मैं जो U ये लिखा है मैंने ना, माइनस के क्यू सी अपॉन क्यू ए और डिवाइडेड बाई आर सी प्लस आर ए। एक चीज और देखना है इसमें, ये जो लैटिस एनर्जी है, वो जो चार्ट के साथ वेरिएशन है, इसका क्वाड्रेटिक वेरिएशन है देखा जाए तो, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है। अगर मैं 2 यूनिट लगता तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, 3 3 रखूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आर की बात करूं तो 3 + 6 9 होगा, लेकिन 3 × 6 क्या होगा, 18 होगा। तो अगर मैं A प्लस बी लिखता हूं, कोई रिजल्टेंट है A प्लस बी, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A प्लस बी या जो भी, और एक मैं लिखता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डॉट बी या A इंटू बी, तो ज्यादा वेरिएशन A प्लस बी के साथ होगा कि A इंटू बी के साथ होगा बोलो, A इंटू बी के साथ ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट वाला वेरिएशन है ना, क्वाड्रेटिक वेरिएशन है। मतलब अगर मैं सेम रख दूं तो क्यू स्क्वायर ना हो गया, अगर चार्ज सेम हो जाए तो क्यू स्क्वायर नहीं हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक वेरिएशन है, और इसके साथ कैसा वेरिएशन है, इनवर्स एंड कैसा, क्वाड्रेटिक वेरिएशन नहीं है। यस सर। कि सर कैसे मुंह बना बोलो, समझ नहीं रहो क्या बात है। नहीं सर, क्वाड्रेटिक नहीं। हाँ, क्वाड्रेटिक कैसे होगा, इसमें तुम वैसे देख सकते हो, अगर मैं 2 रखूंगा 2 + 2 4, 3 + 3 6, लेकिन यहां 3 रखूंगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो हमेशा जो प्रोडक्ट वाला वेरिएशन जब होगा वो ज्यादा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं Rc + Ra लिखा हुआ, ठीक है, केटाइन और एनायन में किसका साइज बड़ा होता है, तो एनायन का साइज तो बड़ा होता है ना, एनायन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। वैसे भी, और तुमने पॉली एटॉमिक एनायन ले लिया और केटाइन तो छोटा होता, तो इस केस में मैं ऐसा लिखूं क्या, Ra इज मच ग्रेटर देन Rc। निशिका बोलो पहले ही बात, जब पॉली एटॉमिक एनायन है, एनायन तो पहले ही बड़े होते हैं, उसमें पॉली एटॉमिक एनायन ले लिया तो और बड़े हो जाएंगे। केटाइन कैसे हैं, छोटे से हैं, केटाइन छोटा है, तो फिर मैं ऐसा ना कर दूं, अगर कोई 10 है और कोई क्या है 0.5 है, तो मैं क्या करूंगा, 10 + 0.5 10.5 लिखा मैंने, या 0.25, तो लगभग इसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है बोलो, तो मैं ऐसा लिख दूंगा ना कि Rc + Ra = बोलो अप्रोक्सीमेटली Ra। यस या नो, यस सर। तो फिर अब तुम U बराबर फिर बोलो क्या होगा, U = -k QC × QA डिवाइडेड बाई RA। यस या नो, यस सर। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं एक ही ग्रुप के लिए, बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और ये बेरियम। अब चलो बोलो, मुझे फटाक से बताओ, अब इसमें बोलो क्या चीज कॉमन है, नीचे का बोलो, ये सब में क्या चीज कॉमन है, +2 सॉरी एनायन, अरे मतलब चार्ज तो सेम है ना सब, चार्ज क्या है सब में, +2 और यस सर, +2 -2 +2 -2 +2, ये तो सेम है ना ये। और ये जो एनायन है ये भी देखो, अरे एनायन भी तो कॉमन ही रखा है ना यार। तो फिर अब बोलो इनकी लैटिस एनर्जी फिर क्या हुई, फिर लैटिस एनर्जी क्या हुआ, फिर इक्वल होगी सर, ऑलमोस्ट
इक्वल नहीं हो जाएगा, फिर सेम हो गया ना। अरे ये चार्ज तो वही है, +2, सब में +2 -2 +2 -2, और रेडियस तो किसके बराबर होगा, सल्फेट के रेडियस के बराबर हो गया एनाइन के, तो वो एनाइन तो सब में कॉमन है। यानी मैं ऐसे कहूंगा, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन और लार्जर एनायन इन अ गिवन ग्रुप, लैटिस एनर्जी इज नियरली कांस्टेंट। यस या नो? Yes, sir. तो आप ऐसा लिखो, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन ऑब्लिक लार्जर एनायन, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन और ऑब्लिक लार्जर एनायन, lattice energy in a given group, lattice energy in a given group is nearly constant. Lattice energy in a given group is nearly constant. Lattice energy in a given group is nearly, क्या लिखा बोलो, जल्दी बोलो। Constant. इसमें बोलो, तुम समझ पा रहे हो कि ना? इस रिलेटेड पे कल भेजूंगा ना, वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अभी मैं वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला, और अब आज मैं सेंड करूंगा लैटिस एनर्जी वाला और वो वाला, ठीक है ना? तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें तो जानते ही हो तुम, जो पढ़ा जाता है इसमें मैकेनिज्म तो है नहीं, इसमें एकदम वही, जितना प्रैक्टिस रहेगा सीधा क्वेश्चन सही हो जाता है। मैंने जो क्वेश्चन तुम लोगों को सेंड किया आज, वो क्वेश्चन कैसे हैं, वो जेई मेन और नीट के पुराने क्वेश्चन ही तो हैं, एक भी वैसे क्वेश्चन नहीं है। तो जानते नहीं? क्रिश, दोस्त, Yes, sir. हाँ ये नोट कर लिया बेटा, फिर अगला बोल मैं। हाँ सर, नोट कर लिया। तो पक्का है, ये चीज एकदम क्लियर है ना, ये नोट कर लिया आपने? Yes, sir. हे बालकों, ऐसे केस में, क्योंकि आपने अभी लिखा है, देखो आपने क्या लिखा है, लैटिस एनर्जी, और आपने अलग से नोट कर लिया था ना, लैटिस एनर्जी और ये मेल्टिंग पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखा था ना लैटिस एनर्जी। अरे लिखा ना, लैटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। तो बालक मुझे ये बताओ, इसमें तो ठीक है छोटे छोटे वाले में एनायन में, क्योंकि वेरिएशन हो रहा है, ऐसे केस में तो लैटिस एनर्जी कॉमन हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो लैटिस एनर्जी कांस्टेंट हो गई, तो ऐसे केस में इनकी थर्मल स्टेबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट कैसे कंपेयर किया जाएगा? तब बात आएगी फजान्स रूल की। जो जितना आयनिक कैरेक्टर रखता है, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट या थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, ज्यादा होगी। मोर आयनिक कैरेक्टर मोर थर्मली स्टेबल, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर थर्मली अनस्टेबल, क्योंकि आयनिक फोर्सेज स्ट्रॉन्गर होते हैं ना, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो फिर इस ऐसे केस में फिर हम थर्मल स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? तो ऐसा लिखो, इफ लैटिस एनर्जी इन अ गिवन ग्रुप इज कांस्टेंट, if lattice energy in a given group are nearly constant, lattice energy in a given group is nearly constant, then thermal stability oblique melting point, then thermal stability oblique melting point will be decided by Fajans And thermal stability oblique melting point. Thermal stability oblique melting point will be decided by Fajans rule. Will be decided by Fajans rule. Yes, sir. More ionic character, more thermally stable. More ionic character, more thermally stable. अब ऐसा भी बोल दो, मोर कोवैलेंट लेस थर्मली स्टेबल, ऐसा बोलो, क्या हो गया ना? मोर नहीं, लिख लो, मोर आयनिक कैरेक्टर मोर थर्मली स्टेबल, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर लेस थर्मली स्टेबल, मोर आयनिक कैरेक्टर मोर थर्मली स्टेबल, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर लेस थर्मली स्टेबल। यानी कुल मिला के आपने लिखा थर्मल स्टेबिलिटी इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। Yes, sir.
थर्मल स्टेबिलिटी इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। चलो आप जरा बता देना भाई, जब ग्रुप में आप नीचे जा रहे हो तो आप आयनिक कैरेक्टर कैसे देखेंगे? मान लो मैंने यहाँ लिखा बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम, मैग्नीशियम। अब यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर कैसे देखा जाए बोलो? फजांस ने क्या बता, बेरिलियम एनाइन कॉमन है ना, Yes, sir. तो आप कैसे देखूं? केटाइन से देखूं। स्मॉलर केटाइन होगा तो क्या होगा? अरे इसमें देखो ना, मैंने लिखा होगा स्मॉलर केटाइन एंड लार्जर एनाइन, एक ही चीज तो याद रखना आप, मोर कोवैलेंट। तो इसमें इस एनाइन की तो बात ही नहीं करनी ना, क्योंकि एनाइन तो कॉमन है ना। तो बोलो, तो स्मॉलर केटाइन कहाँ है? बेरिलियम। Yes, sir. तो मोर कोवैलेंट होगा ना, Yes, sir. कोवैलेंट होगा तो थर्मली क्या होगा? More stable. Less stable. लेस स्टेबल। तो अभी आयनिक कैरेक्टर बोलूंगा तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, लार्जर केटाइन मोर आयनिक। अरे तुमने बोला था स्मॉलर केटाइन, लार्जर एनाइन। तुम एक चीज याद रखोगे, दो स्मॉलर केटाइन, लार्जर एनाइन, मोर कोवैलेंट। तो मैं कहूंगा नहीं, तो लार्जर केटाइन फिर क्या होगा? तो कहना तब आयनिक होगा, और क्या होगा फिर? बोलो यस या नो। आयनिक कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट, इन दोनों का ऑर्डर बोलो यही होगा कि नहीं? इसमें क्या आपको डाउट है? बोलो, जल्दी से बोलो। अरे मतलब बोल भी तो दुष्ट हूं कि नहीं समझे तुम लोग? समझ गए sir. अच्छा पक्की बात है ना, ठीक है। ये देखो, तो ये भी ऑर्डर हो जाएगा सेम, CO3 और ये बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। तो बच्चों लैटिस एनर्जी ही आज बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रेशन एनर्जी और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक से रिलेटेड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।